नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि हम हमारे इकाई 8 यानी कि हमारी एनटीए नेट की जो सिलेबस है उसकी जो इकाई 8 है यानी कि नाटक विधा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इकाई 8 पे जो लगा हुआ है नाटक, दोस्तों मैं कई सारे नाटकों के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, उन वीडियोस की जो लिंक है वो मैं दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वह है हमारी एनटीए नेट की सिलेबस पे लगा हुआ इकाई 8 में जो नाटक लगा हुआ है उनमें से पहला नाटक यानी कि अंधेर नगरी, जिसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और यह नाटक दोस्तों प्रसाद पूर्व नाटकों में से एक प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। यानी कि प्रसाद पूर्व जितने भी सारे नाटक हुए हैं, प्रसाद पूर्व नाटकों में से जितने सारे प्रसिद्ध नाटक हुए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी को माना जाता है। और इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी पर हुआ था और इसके रचनाकार थे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो दोस्तों आज हम नाटक के सारांश को जानेंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि ये नाटक की जो कथा वस्तु है वो एक्चुअली में क्या है। और कल की जो वीडियो आएगी दोस्तों उस पर हम इस नाटक की जो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ पात्र परिचय के बारे में भी ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी कि कौन कौन प्रमुख पात्र के रूप में हैं इस नाटक में और कौन गौण पात्र के रूप में है वो जानेंगे। और उसके साथ साथ कुछ पंक्तियां हैं, यानी कि नाटक में जो पंक्तियां रहती हैं उनमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी कल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम इसके जो दृश्य है, दृश्य के हिसाब से इसके सारांश को जान लेंगे। तो दोस्तों पहले आप याद रखिए इस नाटक में अंकों की जगह, यानी कि पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस हिसाब से नाटक में अंकों की जो स्थान होती है अंकों का प्रयोग नहीं हुआ है। अंकों के स्थान पर यानी कि अंक शब्द के स्थान पर यहाँ पर दृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है और ये एक मौलिक नाटक है, में एक प्रहसन है। और अगर बात हम करते हैं इस नाटक की रचना के बारे में तो इसका रचना भारतेंदु जी बनारस हिंदू थिएटर के लिए एक ही रात में कंप्लीट किए थे इसकी रचना। और अगर प्रकाशन के बारे में बात करते हैं तो जिस तरह से मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और अंकों के स्थान पर यहाँ पर दृश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस नाटक में 6 दृश्य हमें देखने को मिलते हैं और यह एक व्यंग्यात्मक रचना है, यानी कि यह एक व्यंग्यात्मक नाटक है मुख्य रूप में। और यहाँ पर जो निरंकुश शासन व्यवस्था होती है उसके ऊपर व्यंग किस तरह से कसा गया है वो हम जब सारांश जानेंगे तब आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो चलिए इसके सारांश क्या है मैं दृश्य के हिसाब से आपको बताती हूँ। का जो सारांश है उसे हम दृश्य के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज़्यादा आसान हो सके समझने में इस नाटक को। तो पहला दृश्य देखते हैं। पहला जो इसकी जो दृश्य है, इस नाटक का जो पहला दृश्य है उस पे एक महंत और उनके 2 शिष्य देखने को मिलते हैं और यही तीनों मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो शिष्य होते हैं, एक का नाम होता है नारायण दास और दूसरे का नाम होता है गोवर्धन दास। मुख्य रूप से गोवर्धन दास जो होता है उसका जो रोल होता है, मतलब उसको ही ज़्यादा लिया गया है। और पहले जो दृश्य होता है उसमें क्या होता है, एक नगरी में ये पहुंचते हैं नारायण दास, गोवर्धन दास और उनके गुरु यानी कि वो महंत, वो एक नगरी में पहुंचते हैं, एक अनजान नगरी में पहुंचते हैं जिसका नाम होता है अंधेर नगरी। वहीं पर वो पहुंचते हैं और फिर क्या होता है, गुरु क्या करते हैं, अपने 2 जो शिष्य होते हैं उनको अलग अलग दिशा में भेज देते हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए। और जाने से पहले वो उन्हें ये भी सचेतन करा देते हैं कि तुम लोग ज़्यादा प्रलोभन मत रखना, यानी कि लोभ ज़्यादा मत करना और जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुम वापस आ जाना। वो कहते हुए वो अपने 2 जो चेले होते हैं यानी कि 2 जो शिष्य होते हैं, एक तो है नारायण दास
और दूसरा है गोवर्धन दास। दोनों को अलग अलग दिशा में भेज देते हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए अंधेर नगरी में, और उस नगरी में वो नए ही आए होते हैं। फिर नारायण दास और गोवर्धन दास अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए। वहीं पर समाप्त हो जाता है पहला दृश्य और आरंभ हो जाता है दूसरा दृश्य, यानी कि द्वितीय दृश्य जो होता है वो बाजार में होता है। मतलब बाजार में पहुंचता है द्वितीय दृश्य में ये जो नाटक अंधेर नगरी। वहां पर क्या होता है, गोवर्धन दास जो है, जैसे कि मैंने कहा कि गोवर्धन दास को ज्यादा दिखाया गया है इस नाटक में। तो गोवर्धन दास क्या करते हैं, बाजार का दृश्य है, अलग अलग दुकान है और वो घूमते रहते हैं। भिक्षावृत्ति खत्म कर चुके हैं और वो घूमते रहते हैं बाजार में, और वो अलग अलग दुकान होता है, अलग अलग जगह जाकर वो पूछते हैं सबका जो कीमत होती है, यानी कि जो रेट होती है वो पूछते हैं। तो सारी चीज़ों का जो कीमत होता है वो टके सेर होता है, यानी कि चाहे आप कोई कीमती चीज़ ले आओ या फिर कोई साधारण सी चीज़, सबका ही कीमत सेम होता है, यानी कि सबका कीमत जो होता है वो बराबर होता है और टके सेर का होता है। जो देखकर दुकानदारों से पूछने के बाद वो सारे के सारे चीज़ देखकर गोवर्धन दास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो फिर पहुंचते हैं मिठाई की दुकान पर। वहाँ पर भी वही ही चीज़ होता है और वो 7 पैसे में मिठाई खरीदते हैं। 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई खरीदते हैं और खुशी होकर वो अपने गुरु के पास लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते में सारी की सारी चीज़ मिल जाती है, चाहे वो कोई साधारण सी चीज़ हो या चाहे वो कोई कीमती चीज़ हो। तो सबका कीमत सेम ही है यहाँ पर, यानी कि सबका कीमत बराबर है, टके सेर ही लगा हुआ है। तो वो 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई खरीदकर अपने गुरु के पास लौट आते हैं। पहुँचती है तीसरे दृश्य में। दूसरे दृश्य के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई खरीदकर 7 पैसे में वापस आ चुके हैं अपनी जो भिक्षा के पैसों पर। और फिर वो तीसरे जो दृश्य है उसमें दोनों शिष्य अपने गुरु यानी कि महंत के पास लौटकर आ चुके हैं, और वहाँ पर जहाँ पर नारायण दास है वो कुछ नहीं लाते हैं, सिर्फ अपने भिक्षा के साथ आते हैं। वहीं पर 2.5 सेर मिठाई गोवर्धन दास लेकर आते हैं, और किस तरह से लाई वो अपने गुरु को भी बताते हैं, यानी कि महंत जी को बताते हैं। और महंत दोनों ही शिष्यों से सुनते हैं, उस नगरी के जो गुण है अवगुण है उसे सुनते हैं और समझते हैं। और सुनने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि इस नगरी के जो बाजार है वहाँ पर सारी चीज़ों का जो रेट है, यानी कि सारी चीज़ों का जो कीमत है वो बराबर है, यानी कि कोई भी कीमती चीज़ का जितना कीमत है उतना ही कोई भी आम चीज़ों का भी है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर रहना नहीं चाहते, यानी कि वहाँ पर रुकना वो नहीं चाहते। साथ ही साथ वो जब सुनते हैं, साथ ही साथ यानी कि उसी समय वो अपने दोनों शिष्यों को उस नगर छोड़कर जाने के लिए बोल देते हैं। जहाँ पर उनके जो शिष्य होता है नारायण दास, वो राजी हो जाता है, अपने गुरु के बात मानकर वो तैयार हो जाता है उस नगरी को छोड़कर जाने के लिए। वहीं पर जो गोवर्धन दास होते हैं वो तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको वो नगरी काफ़ी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो कीमत होता है वो बराबर ही होता है, और उनको खाने पीने का कष्ट वहाँ पर उन्हें ज़्यादा नहीं होगी, जिस वजह से वो वहीं पर रुकना पसंद करते हैं। वहीं पर तीसरा जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। नारायण दास के साथ महंत चले जाते हैं और वो पहले तो चेतावनी दे देते हैं, पर जब गोवर्धन दास नहीं मानते हैं वो उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। वो चले जाते हैं। फिर कहानी पहुंचता है, ये जो कहानी है वो पहुंचती है चौथे दृश्य में। फिर शुरू होता है चौथा दृश्य, यानी कि चौथा दृश्य में हमें उस नगरी के राज दरबार देखने को मिलती है,
और वहाँ पर उस नगरी के राजा, जिनका नाम है फोपट राजा, जो कि शराब से लौटपट भी है और वो कार्यरत है किसी इंसान को न्याय दिलाने के लिए। जिसको न्याय दिलाने की बात हो रही है दोस्तों, वो इंसान है फरियादी, जिसके पास एक बकरी थी जो कि दबकर मर चुकी है, और उसी बकरी को न्याय दिलाने के लिए ये राजसभा में कार्य हो रही है। उसे न्याय दिलाने के लिए, यानी कि बकरी को न्याय दिलाने के लिए राजा क्या करते हैं, वनिया से कार्यवाही शुरू करते हैं। बनी के बाद चुने वाला आता है, उसके बाद कारीगर आता है, भिस्ती आता है, गडरिया आता है, और अंत होता है, इन लोगों के बीच जाकर अंत होता है कोतवाल के पास, और कोतवाल को होता है फांसी की सज़ा, यानी कि कोतवाल को फांसी की सज़ा मिलती है। पर खत्म होता है चौथा दृश्य और फिर शुरू होता है पांचवा दृश्य, जो कि बाजार में शुरू होता है। राज दरबार में चौथा दृश्य खत्म होता है, यानी कि जब कोतवाल को फांसी की सज़ा हो जाती है वहीं पर चौथा दृश्य खत्म हो जाती है, और पांचवा दृश्य डायरेक्ट हमें मिलेगा बाजार में, यानी कि मार्केट में। वहाँ पर गोवर्धन दास आपको देखने को मिलेंगे और वो सस्ते मोल पे मिठाई खाते हुए, प्रसन्न होते हुए वो नज़र में आते हैं और मिठाई खाते हुए। और अचानक से क्या होता है, चारों ओर से उन्हें सिपाही जो होते हैं, राजा के जो सिपाही होते हैं, वो उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, और उन्हें बताते भी हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अचानक से कोई कसूर ना करते हुए जब उन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है, वो चकित हो जाते हैं और अपनी क्या गलती है, यानी कि किस गुनाह के लिए उन्हें फांसी की सज़ा हो रही है, वो पूछते हैं सिपाहियों से। और कारण तो और भी आश्चर्यजनक है, यानी कि कोई कसूर है ही नहीं है उनका। जो कोतवाल को हुआ था बकरी दबने के लिए फांसी की सज़ा, वो जो फांसी की फंदा होता है वो थोड़ा बड़ा बन गया, यानी कि वो जो फंदा वो बड़ा बन जाता है, और कोतवाल उस हिसाब से दुबला पतला है। और फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो किसी को तो हो, तो उस वजह से एक मोटे आदमी, यानी कि एक मोटा सा इंसान की ज़रूरत होती है, और वही मोटा इंसान को ढूंढने के लिए राजा भेज देते हैं अपने सिपाहियों को, और सिपाहियों को गोवर्धन दास सही इंसान लगे फांसी पाने के लिए, तो वो उन्हें पकड़ के इस वजह से ले जाते हैं क्योंकि फंदा में उनका जो गर्दन है वो सही आ जाए और बकरी को न्याय मिल जाए। ये सुनकर रो पड़ते हैं गोवर्धन दास, और फिर उनको अपनी गलती की भी एहसास होती है, क्योंकि पहले भी उनके गुरु उनको चेतावनी देकर ही गए थे कि ये जो शहर है ये सही नहीं है। इस शहर में ना कोई भी चीज़ का कोई वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज़ का कोई सही दाम नहीं है, यानी कि कोई कीमती चीज़ हो या कोई साधारण चीज़, सब बराबर है। यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से कोई कीमती चीज़ या फिर कोई साधारण चीज़ सब बराबर है, उसी हिसाब से यहाँ पर सभी इंसान बराबर है, यानी कि कोई अपराधी हो या फिर कोई निरपराधी हो, किसी को न्याय यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर है। तो अगर कोई अपराधी कुछ अपराध करता है और वहाँ पर जो दंड दिया जाता है वो नहीं पाता है कोई भी कारणवश, कोई भी कारण के चलते अगर वो दंड नहीं पाता, उसके स्थान पर कोई निरपराधी को भी वहाँ पर दंड दिया जा सकता है। और वो वहाँ पर रो पड़ते हैं और अपने गुरु की कहावत को याद उन्हें आता है और वो अपने गुरु को याद करने लगते हैं, यानी कि महंत जी को वो वहाँ पर याद करने लगते हैं। फिर शुरू होता है दोस्तों छठा दृश्य, यानी कि अंतिम दृश्य इस नाटक अंधेर नगरी का। और ये दृश्य शुरू होता है शमशान में, यानी कि शमशान का दृश्य हमें देखने को मिलेगा छठा, यानी कि अंतिम दृश्य में, जहाँ पर गोवर्धन दास को फांसी देने की सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, और वो वहाँ पर भी राजा भी है और सारे राज परिषद भी है, और गोवर्धन दास भी वहाँ पर
मौजूद है और वो अपनी गलती की एहसास करते हुए रो भी रहे हैं। वो गलती जो कि अपने गुरु की बात ना सुनते हुए वो कर चुके होते हैं पहले से ही। और तभी वहीं पर उनके गुरु प्रकट होते हैं, यानी कि महंत जी प्रकट होते हैं अपने दूसरे शिष्य यानी कि नारायण दास के सहित। और उनको इस बात के लिए खुशी होती है क्योंकि गोवर्धन दास को अपनी गलती की एहसास हो चुकी होती है और वो निश्चय करते हैं कि वो अपने शिष्य का मदद भी करेंगे। फिर वो राजा जी से इजाज़त मांगते हुए गोवर्धन दास के पास जाते हैं और उनके कान में कुछ बोलते हैं। फिर क्या होता है, दोनों में टकराहट होता है कि मोहन जी कहते हैं मुझे फांसी लगनी है और फिर गोवर्धन जी कहते हैं नहीं नहीं मुझे फांसी लगने दो। ये सब देखकर राजा अचंभित होते हैं कि ये क्या, फांसी के लिए कोई इस तरह से लड़ते हैं क्या। वो पूछते हैं कि क्या कारण क्या है कि मोहन जी स्वयं को फांसी लगवाना चाहते हैं। फिर कारण खुलता है, यानी कि मोहन जी कहते हैं कि ये जो वेला है यानी कि ये जो समय है वो बहुत ही शुभ समय है। इस समय में जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये सुनते हुए हर एक व्यक्ति फांसी लगवाना चाहता है। और फिर अंत में क्या होता है, राजा कहते हैं कि मैं इस नगरी का राजा हूँ, तो जिस हिसाब से मैं राजा हूँ मुझे ही स्वर्ग जाने का अधिकार है और मैं अभी मरूंगा, यानी कि मुझे फांसी लगनी चाहिए। फिर क्या होता है, राजा को ही फांसी लग जाती है और गोवर्धन दास बच जाते हैं। यानी कि नाटक का जो अंत होता है वो स्मशान पर होता है, यानी कि शमशान पर। दोस्तों याद रखिए, शायद पिछली बार एग्जाम में यानी कि नेट एग्जाम में पूछा गया था कि शमशान घाट पर अंत कौन से नाटक का हुआ था। तो आपको हर दृश्य को याद रखिए। यहाँ पर 6 दृश्य आपको देखने को मिलेगी और यही नाटक है अंधेर नगरी, जिसका अंत हुआ है शमशान घाट पर और राजा के मौत के साथ इस नाटक का अंत हो गया है। तो दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे यही नाटक यानी कि अंधेर नगरी की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके पात्र परिचय। जैसे कि मैंने कहा कि 3 मुख्य पात्र हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है महंत जी, फिर उनके 2 शिष्य यानी कि नारायण दास और गोवर्धन दास, और उनके अलावा भी बहुत सारे पात्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो बाजार का दृश्य यहाँ पर वर्णन है, जिसको हम द्वितीय दृश्य में जो बाजार आता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पात्र आपको देखने को मिलेगी जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। मुख्य पात्र, गौण पात्र कौन कौन है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो मुख्य पंक्तियाँ भी है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। यानी कि इस वीडियो के जो ये हम सारांश कर चुके हैं उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु और उसके पात्र परिचय और फिर महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ मुलाकात होगी। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप कोई और जगह से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि कोई सोशल साइट जो कि अलग है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा हमारी इकाई 8 यानी कि नाटक जो विधा है उसके जितने भी सारे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, उसको भी मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरे नई वीडियो के साथ।